सुबह की हल्की सूरज की पहली किरण ने गांव की पगडंडियों को छुआ ही था। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन रमेश और सुधा के छोटे से पक्के मकान के आंगन में केवल मायूसी पसरी थी। चूल्हे पर चाय की केतली उबल रही थी, लेकिन दोनों के चेहरों पर उस चाय जैसी कोई गर्माहट नहीं थी। हर नई सुबह उनके लिए उम्मीद के बजाय एक नई चिंता लेकर आती थी। राशन के डिब्बे धीरे धीरे खाली हो रहे थे। लीजिए, चाय पीजिए। कल रात को जब मैं खाना बना रही थी तो देखा कि आटे का डिब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है। दाल भी सिर्फ आज दोपहर भर की बची है। आज कुछ पैसों का इंतजाम हर हाल में करना ही होगा रमेश। कब तक हम इस तरह उधारी, तंगी और इस घुटन में जिएंगे? सुधा, तुम क्या सोचती हो कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ? मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ। कल भी मैं पास वाले कस्बे में 2 फैक्ट्रियों में काम ढूंढने गया था, लेकिन मंदी के इस दौर में कोई ढंग का काम देने को तैयार ही नहीं है। कोई कहता है जगह नहीं है, तो कोई मेरी डिग्री देखकर कहता है कि तुम इस छोटे काम के लायक नहीं हो। मेरी ये पढ़ाई लिखाई, ये एमए की डिग्री अब मुझे एक बोझ जैसी लगने लगी है। सब बेकार हो गया। इस पढ़ाई लिखाई का हम अचार डालेंगे क्या रमेश? पेट को तो अनाज चाहिए, डिग्रियां और सर्टिफिकेट नहीं। हमारी शादी को 3 साल हो गए। सहेलियां कहती थीं कि शहर का पढ़ा लिखा लड़का मिला है, राज करेगी। यहाँ खुशियां तो दूर की बात है, अब तो सुकून की नींद भी नसीब नहीं होती। रात भर करवटें बदलते कटती है कि कल सुबह क्या होगा। दोनों के बीच की यह तीखी बहस रोज का नियम बन चुकी थी। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच बाहर गली से एक बुलंद, खनकती हुई और बेहद खुश मिजाज आवाज गूंजी। वह आवाज गांव में कुछ ही महीने पहले आए सब्जी वाले संतोष कुमार की थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, जो सुनते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। ओ हरी भरी तोरई ले लो। एकदम सुबह सुबह खेत से टूटी ताजी कड़क भिंडी, लाल लाल रसीले टमाटर ले लो। जो एक बार खाए उसका दिल खुश हो जाए। आइए माताजी, आइए बहन जी, कौड़ियों के भाव ताजी सब्जी ले जाइए। देखो जरा इसे, ये संतोष कुमार है। मुश्किल से 2-3 महीने पहले इस गांव में फटा हाल आया था। सुना है इसके पास अपनी साइकिल तक नहीं थी, किसी के खेत में मजदूरी करता था। और आज देखो इसकी किस्मत का सितारा कैसा चमक रहा है। इसकी रेहड़ी पर पैर रखने की जगह नहीं होती। पूरे गांव की औरतें सुबह से इसका इंतजार करती हैं और इसी से सब्जी खरीदती हैं। लक्ष्मी जी जैसे इस पर मेहरबान हो गई हैं। तो मैं क्या करूं सुधा? तुम क्या चाहती हो? क्या अब मैं भी इस संतोष की तरह हाथ में तराजू बाट लेकर गली गली चिल्लाकर सब्जी बेचना शुरू कर दूं? लोग क्या कहेंगे? मेरे खानदान वाले क्या सोचेंगे कि शहर से इतना पढ़ा लिखा लड़का गांव में आकर रेहड़ी लगा रहा है? मुझसे ये सब घटिया काम नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता आपको हमेशा ज्यादा रहती है, लेकिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा इसकी चिंता सिर्फ इस अभागन को है। देखिए तो सही उसे, चेहरे पर कैसी मक्खन जैसी नकली मुस्कान चिपकाए रहता है। सबसे ऐसी मीठी मीठी बातें करता है जैसे सब उसके सगे रिश्तेदार हों, और लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। मुझे तो इसकी ये झूठी हंसी और जरूरत से ज्यादा विनम्रता देखकर ही गुस्सा आता है। कल ही मैं खिड़की से देख रही थी, मुखिया जी की पत्नी को खुश करने के लिए 50 रुपए के टमाटर और हरी मिर्च मुफ्त में दे रहा था। जरूर कोई बड़ी चालाकी है इसकी, सीधे साधे ग्रामीणों को ठग रहा है। हाँ सुधा, तुम ठीक कहती हो। ये अनपढ़ लोग ऐसे ही तिकड़म और चापलूसी लगाकर आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी और स्वाभिमान की तो इस दुनिया में कोई कद्र ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, सही रास्ता अपना रहा हूं, तो किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। और ये अनपढ़ जो कल तक दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, आज सब्जी बेचकर हमसे बेहतर जिंदगी जी रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है। भगवान का न्याय भी अंधा है। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, लेकिन रमेश और सुधा की माली हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। इसके विपरीत संतोष कुमार की लोकप्रियता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी। उसकी ताजी सब्जियां, सही दाम और उसका मीठा व्यवहार गांव के हर घर के आंगन का हिस्सा बन चुका था।
संतोष अब गांव का चहीता बन चुका था। सुधा के मन में संतोष कुमार के प्रति जो ईर्ष्या शुरू हुई थी, वह अब एक गहरे जहरीले गुस्से में बदल चुकी थी। उसे लगता था कि उनकी बदहाली के ठीक सामने संतोष की यह खुशहाली उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। एक दोपहर जब धूप बहुत तेज थी और लू चल रही थी, संतोष कुमार अपनी रेहड़ी लेकर रमेश के घर के सामने आकर रुक गया। उसे मालूम नहीं था कि इस घर के भीतर उसके खिलाफ कितनी कड़वाहट भरी है। सुधा बहन जी, ओ रमेश भाई साहब, आज बिल्कुल अमृत जैसी मीठी और ताजी लौकी लाया हूँ। साथ में तीखी हरी मिर्च भी है। आपकी रसोई के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। एक बार बाहर तो आइए, दाम की चिंता मत कीजिए। अरे ओ संतोष कुमार, अपनी ये ऊंची आवाज जरा धीमी रखो। जब देखो सुबह सुबह दोपहर को हमारी खिड़की के नीचे आकर चिल्लाने लगते हो। क्या तुम्हें पूरे गांव में यही एक घर मिलता है? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सड़ी गली सब्जी। जाओ यहाँ से और अपना रास्ता नापो। अरे बहन जी, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? मैंने तो कभी आपको कोई गलत सामान नहीं दिया। मैं तो बस आपकी रसोई के लिए ताजी सब्जी लाया था, यह सोचकर कि दोपहर का समय है। अगर आपको आज जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? संतोष कुमार, तुम अपनी इस नकली बनावटी मुस्कान को अपने पास ही रखो। हम तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं हैं। हम जानते हैं तुम जैसे लोग कैसे धंधा करते हैं। रेहड़ी के नीचे सड़ी हुई सब्जियां छुपाकर बेचना, तराजू के नीचे चुंबक लगाना, कम तोलना और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करना। हमारे पास तुम्हारी इन चालों और नौटंकी के लिए बिल्कुल समय नहीं है, समझे? रमेश बाबू, आप बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे बाबू लोग हैं। मैं आपकी और आपकी डिग्री की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन भगवान को गवाह मानकर कहता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की। ये सब्जियां मैं रोज सुबह रात के 4 बजे उठकर मीलों दूर बड़ी मंडी से खुद एक एक दाना छाट कर लाता हूँ। पैरों में छाले पड़ जाते हैं बाबूजी, तब जाकर 4 पैसे कमा पाता हूँ। ये मेरी ईमानदारी और खून पसीने की कमाई है। हाँ हाँ, बहुत देखी है तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत। गांव के इन सीधे साधे और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर मोटी कमाई कर रहे हो, और अब हमारे सामने आकर अपनी इस अमीरी और किस्मत का प्रदर्शन करते हो। हमें सब समझ आता है। जाओ यहाँ से। दोबारा हमारे घर के सामने अपनी ये रेहड़ी मत रोकना, वरना अच्छा नहीं होगा। संतोष कुमार ने सुधा और रमेश की इन कड़वी और अपमानजनक बातों का कोई कड़ा जवाब नहीं दिया। उसने एक गहरी और ठंडी सांस ली, अपनी रेहड़ी के हैंडल को मजबूती से पकड़ा और चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। लेकिन रमेश और सुधा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। ईर्ष्या और अहंकार ने उनके सोचने समझने के विवेक को पूरी तरह से ढक दिया था। वे अपनी असफलता का दोष एक निर्दोष और मेहनती इंसान पर मढ़कर आत्मसंतुष्टि का झूठा एहसास कर रहे थे। इस अपमानजनक घटना के 2 हफ्ते बीत गए। प्रकृति का चक्र घूम रहा था और रमेश के घर की स्थिति बदतर से बदहाल हो गई थी। रमेश को कस्बे से एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो था, लेकिन उसका भुगतान करने वाला व्यापारी शहर छोड़कर भाग गया था, जिससे उनके पैसे पूरी तरह फंस गए थे। घर में राशन का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। मुफ्त की उधारी भी अब बंद हो चुकी थी। तभी एक रात नियति ने अपना सबसे क्रूर दांव खेला। आधी रात को सुधा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे अत्यधिक तेज बुखार था। उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था और वह पेट के असहनीय दर्द से कराह रही थी। गांव में रात के समय कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और शहर के बड़े अस्पताल जाने के लिए उनके पास ना तो अपनी कोई गाड़ी थी और ना ही रमेश की जेब में दवाइयों के लिए पर्याप्त पैसे थे। रमेश, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। सिर फटा जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है रमेश। ऐसा लगता है जैसे मैं अब सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगी। मैं बचूंगी नहीं। कुछ करो रमेश, मुझे बचा लो। सुधा, तुम हौसला रखो, आंखें बंद मत करो। मैं क्या करूं? मेरे पास इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं है। बटुआ बिल्कुल खाली है। मैंने अभी अभी पड़ोस के 2-3 घरों के दरवाजे खटखटाए,
लेकिन रात के 2 बजे कोई अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। सब गहरी नींद में है। हे भगवान, मेरी ये एमए की पढ़ाई, मेरा ये स्वाभिमान, मेरा ये अहंकार किस काम का, अगर मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक गाड़ी और दवा तक का इंतजाम नहीं कर सकता। मैं कैसा पति हूं? रमेश पूरी तरह बेबस और लाचार हो चुका था। वह रोते हुए घर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गया और दोनों हाथों में अपना सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। रात का सन्नाटा गहरा था। तभी अचानक उसने देखा कि घने अंधेरे में कोई तेज कदमों से चला आ रहा है। जब वह व्यक्ति पास आया तो रमेश के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि वही संतोष कुमार था जो रोज की तरह सुबह 4 बजे की मंडी जाने के लिए अपने घर से निकला था। रमेश को इस तरह रात के अंधेरे में रोता देख वह अपनी परवाह किए बिना तुरंत उसके पास भागा। रमेश बाबू, क्या हुआ? आप इस वक्त रात के 3 बजे बाहर बैठकर इस तरह रो क्यों रहे हैं? बहन जी ठीक तो है ना? सब ठीक है ना बाबूजी? मुझे बताइए, घबराइए मत। संतोष भाई, अनर्थ हो गया। सुधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसे बहुत तेज बुखार है और वो पेट के दर्द से तड़प रही है। होश खो रही है वो। मेरे पास उसे शहर के अस्पताल ले जाने के लिए न तो पैसे हैं, न कोई गाड़ी है और न ही कोई पड़ोसी मदद कर रहा है। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया हूं संतोष। मैं बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी मर जाएगी। बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, ढाढ़स रखिए। मेरी सब्जी वाली रेहड़ी तो छोटी है, उससे काम नहीं बनेगा, लेकिन मेरे साड़ू भाई की ऑटो रिक्शा मेरे घर के पीछे ही खड़ी है और वह रात को यही रुकता है। मैं अभी दौड़ कर जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। और सुनिए बाबूजी, पैसों की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। इंसान की जान से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। मैं अभी आया। संतोष कुमार किसी फरिश्ते की तरह भागा और ठीक 10 मिनट के भीतर अपने साड़ू की ऑटो रिक्शा लेकर रमेश के दरवाजे पर खड़ा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद आगे बढ़कर रमेश की मदद की और अर्धमूर्छित सुधा को रिक्शा की पिछली सीट पर लेटाया। रात के सन्नाटे और ठंडी हवा को चीरते हुए वे सब तेजी से शहर के सरकारी अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सुधा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि समय पर अस्पताल लाने के कारण उसकी जान बच गई, वरना इन्फेक्शन अपेंडिक्स तक फैल चुका था और कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने दवाइयों और कुछ जरूरी टेस्ट का पर्चा रमेश को थमाया तो पर्चा देखकर रमेश के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि उन दवाइयों की कीमत उसकी हैसियत से बहुत बाहर थी। बाबूजी, ये लीजिए 5,000 रुपए। ये पैसे मैंने आज की मंडी की थोक सब्जी खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। आप बिना कुछ सोचे जाइए और पहले काउंटर से बहन जी की ये दवाइयां लेकर आइए। बाकी जो बातें हैं वे हम बाद में आराम से करेंगे। पहले दवा जरूरी है। संतोष भाई, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम कितने गिरे हुए लोग हैं। हमने तुम्हारे साथ कितना घटिया और बुरा व्यवहार किया था। इसी दरवाजे पर तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। तुम्हें चोर कहा, बेईमान कहा, चालाक समझा। तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया और तुम हमारी जान बचाने के लिए अपने पूरे धंधे की पूंजी, अपनी जमा पूंजी हमें सौंप रहे हो। तुम्हें हमसे नफरत क्यों नहीं हुई? रमेश बाबू, आप बड़े लोग हैं। आपने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं। आप दुनिया और सिद्धांतों की बातें जानते हैं। मैं तो एक मामूली अनपढ़ और छोटा आदमी हूं जो सिर्फ जिंदगी और इंसानियत के कायदे समझता है। गुस्सा, जलन और ईर्ष्या तो इंसानी स्वभाव के हिस्से हैं बाबूजी। जब इंसान का पेट खाली होता है या दिल दुखों से भरा होता है तो उसका गुस्सा कभी कभी अपनों पर भी निकल जाता है और कभी परायों पर भी। मैंने आपकी और बहन जी की कड़वी बातों का कभी बुरा नहीं माना। मुझे मालूम था कि आप दोनों बहुत बड़ी तकलीफ और तंगी से गुजर रहे हैं और दुखी मन से निकली बातों का बुरा नहीं माना जाता।
सुबह के 9 बज चुके थे। कुछ घंटों के इलाज और ड्रिप चढ़ने के बाद सुधा को पूरी तरह होश आ गया था। उसका बुखार उतर चुका था और दर्द भी कम था। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि रमेश थका हुआ खड़ा था और उसके ठीक बगल में संतोष कुमार एक सेब छीलकर प्लेट में रख रहा था। रमेश ने सुधा के पास बैठकर रात की पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे संतोष ने अपनी मंडी छोड़कर ऑटो का इंतजाम किया और अपने पैसे देकर उसकी जान बचाई। यह सब सुनकर सुधा के भीतर का सारा अहंकार और गुस्सा ढह गया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। संतोष कुमार भाई साहब, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी बदहाली, अपनी गरीबी और अपने गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत, तुम्हारे सीधेपन और तुम्हारी अच्छाई को देख ही नहीं पाई। मुझे तुम्हारी तरक्की और खुशहाली से ईर्ष्या होती थी। मैं सोचती थी कि तुम कोई जादू टोना या चालाकी कर रहे हो, जबकि तुम दिन रात पसीना बहाकर ईमानदारी से वो मुकाम पा रहे थे। हम पढ़े लिखे होकर भी मानसिक रूप से अनपढ़ निकले। अरे बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बहनें कभी भाइयों से माफी नहीं मांगती। देखिए, जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है। आज धूप है तो कल छांव होगी। मैं भी जब इस गांव में पहली बार आया था तो मेरे पास खाने को अनाज का एक दाना नहीं था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपनी किस्मत को कोसा। मैं सुबह 4 बजे उठता, मंडी जाता और हर ग्राहक से, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हमेशा प्यार और इज्जत से बात करता। लोग मेरी रेहड़ी की सब्जी बाद में खरीदते हैं, पहले मेरा व्यवहार और मेरा भरोसा खरीदते हैं। मेहनत, लगन और ईमानदारी का जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता बहन जी। अगर हम अपनी सोच साफ रखें तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अस्पताल से 3 दिन बाद डिस्चार्ज होने के बाद रमेश और सुधा अपने घर वापस आ गए। लेकिन अब वो पुराने चिड़चिड़े ईर्ष्यालु रमेश और सुधा नहीं थे, जिनके दिलों में समाज के प्रति हताशा और कड़वाहट भरी थी। संतोष कुमार के निस्वार्थ व्यवहार, उसकी इंसानियत और उसकी व्यवहारिक बातों ने उनकी पूरी जीवन दृष्टि को बदल दिया था। उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि गुस्सा, अहंकार और ईर्ष्या केवल खुद के भीतर के सुकून को नष्ट करते हैं और इंसान का नुकसान करते हैं, जबकि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और एक सकारात्मक नजरिया इंसान को हर दलदल से बाहर निकाल सकता है। सुधा, आज से मैं अपनी इन कागजी डिग्रियों का और अपने इस तथाकथित बाबू होने का घमंड हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। संतोष भाई ने मेरी आंखें खोल दी हैं। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारी सोच छोटी या बड़ी होती है। मैंने फैसला किया है कि मैं अब नौकरी के भरोसे बैठकर समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कल से ही गांव के गरीब बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, जिससे कुछ सम्मानजनक आय होगी और साथ ही संतोष भाई की मदद और मार्गदर्शन से शहर की बड़ी मंडी से थोक में अनाज और किराने का सामान लाकर अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोलूंगा। अब मैं घर बैठकर अपनी किस्मत और परिस्थितियों को कभी नहीं कोसूंगा। हाँ रमेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अब मैं भी घर पर खाली बैठकर दूसरों की खुशहाली से जलने का पाप नहीं करूंगी। मैंने तय किया है कि मैं गांव की कुछ अन्य महिलाओं को साथ मिलाऊंगी और घर पर ही शुद्ध अचार, पापड़ और गृह उद्योग का काम शुरू करूंगी। संतोष भाई ने हमें सिखाया है कि जिंदगी को कोसने और रोने से बेहतर है कि हर सुबह मुस्कुराकर उसका सामना किया जाए और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखी जाए। अगले ही दिन की सुबह हवाओं में एक नया उत्साह था। सूरज की किरणें आंगन में बिखरी थीं और तभी फिर से वही जानी पहचानी बुलंद और खनकती हुई आवाज गली में गूंजी। ओ ताजी हरी भरी सब्जियां ले लो, सेहत से भरपूर पालक, लाल लाल टमाटर ले लो भाइयों और बहनों। इस बार सुधा और रमेश गुस्सा होकर या जलकर नहीं छुपे और ना ही उन्होंने कोई ताना मारा, बल्कि दोनों के चेहरों पर एक आत्मिक मुस्कान थी। वे दोनों सम्मान के साथ मुस्कुराते हुए मुख्य दरवाजे पर आए। रमेश ने आगे बढ़कर संतोष कुमार के 5,000 रुपए पूरे आदर के साथ लौटाए
और उसका दिल से धन्यवाद किया। सुधा ने संतोष के लिए चाय का कप आगे बढ़ाया। अब उनके छोटे से आशियाने में ईर्ष्या, जलन और गुस्से की कोई जगह नहीं बची थी, बल्कि वहां मेहनत, संतोष, आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान की एक बेहद खूबसूरत और नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी।